हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग फिर से आपका एक न्यू स्टेट पेपर सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 28 अप्रैल का पेपर, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और आज हमारा होगा एनटीपीसी का सेट नंबर 19। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 18 सेट पेपर तक आपका ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। तो जिनको नहीं पता तो आप लोग एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, जितना भी मैं आपको प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ। तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलिए, आज का सेशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, अब आप लोग सारे कोई आपका जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए अपने हिसाब से। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर बार कि पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, नहीं बने तब जाके आप मेरा सॉल्यूशन देखेगा, ठीक है। और चूंकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है, ठीक है, यहाँ पर, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी वाला क्वेश्चन पूरा आपका ऑफिशियल क्वेश्चन है और इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है। श्रेणी 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग 952 है। यानी आपसे क्वेश्चन है, पूछ रहा हाउ मेनी टर्म इन द सीरीज 7, 14, 21, 28 विल मेक द सम 952। यानी क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि इस श्रेणी, जो आपको श्रेणी दे रखा है, इसके कितने पदों का योग 952 होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। यानी आपको एन टर्म निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म का सम 952 होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी बना सकते हो, वरना बेसिक से भी बना सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप लोग पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगा और इसका फॉर्मूला भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग पहले भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ। तो क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट 2 टाइम फर्स्ट टर्म यानी 2a प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मल्टीप्लाई में। यानी आपको पता है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि एक आपका और फॉर्मूला होता है जब आपको लास्ट टर्म भी पता होता है, यानी आखिरी पद भी जब आपको पता होता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तब ये वाला लगाते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यानी आखिरी पद जब मुझे पता होता है इस श्रेणी का, तब हम लोग इस फॉर्मूला का मदद लेते हैं। मगर यहाँ पर मुझे नहीं पता इसके आखिरी पद कौन सा होगा, तो डायरेक्ट आपको बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो बस मैं इसको हटाता हूँ। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट से लगा दो। आपको क्या निकालना है, एन ही निकालना है। आपको पास एस एन आपको दे रखा है 952। तो मैं इसको हटाता हूँ और डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ आपका। तो ये क्या हो जाएगा, 952 एन बाई टू। एन को मैं ऐसे ही रखता हूँ, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या है 7, 7 2 14 प्लस एन माइनस 1, और ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का मल्टीपल में नंबर है। तो आपका कॉमन डिफरेंस यानी आपका अंतर कितना है 7। बस सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7n और 7, यानी यहाँ पर क्या हो गया 7 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7n/2, और ये आपका n+1, और ये हो जाएगा 952 एज इट इज़। अब आप 7 से यहाँ पर काट सकते हो, तो 7 से काटेंगे तो 13 सते 91, 4 और 2 यानी 7 6 42 136, और ये क्या हो जाएगा आपका n+1 और नीचे आपका 2। अब ये 2 अगर वहाँ चला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 272 गुण इक्वल टू n+1, ठीक है। ये वाला मैं इस तरीका से लिख रहा हूँ, मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल। ये इस तरीका से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 272 इक्वल टू n+1। अब आपको n का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर आपके पास अगर ऑप्शन है तो बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर आप उसको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ऑप्शन का हेल्प ले लो, खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो n का वैल्यू क्या होगा, देखो ऑप्शन क्या है 16। n का वैल्यू अगर हम 16 रखेंगे तो 16 × 17, तो 16 गुना 17 कितना हो गया 272 हो गया। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात खत्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और सपोज दैट मान लो कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो आप थोड़ा सा देखते तो आपको खुद समझ आ जाता। अगर यहाँ पर मैं अगर 7 कॉमन ले लेता हूँ, समझना मेरी बात को, 7 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो पूछा था कितने पदों तक का सम, कितने पदों तक का सम आपका 952 को, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। तो अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ तो आप तो जानते होंगे
प्रथम n प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2 होता है। ये तो सभी लोगों को पता होगा। तो बस ये आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7 का 7, इसको एज इट इज रहने दो। और ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1। ये तो एटलीस्ट आपको पता होता ही। तो यही चीज़ आपको क्या दे रखा था, 952। दोनों का इक्वल कर लो, सॉल्व करोगे तो घुमा फिरा के वही चीज़ होगा। 136 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 272, फिर आपका वही आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री, जल्दी से इसको सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी। यहाँ पर आपसे पूछा है साइन थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा, बताओ। बनाने का जरूरत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो डायरेक्ट बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप देखो साइन थीटा टेन थीटा क्या था, साइन बाय कॉस थीटा, यानी मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इसको मतलब ये स्क्वायर वन, नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और -1 कॉस थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर सभी लोगों को समझ आए। हो सकता है आपको समझ आ रहा होगा, बट ऐसे कई लोग हैं जिनको समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे कमेंट करते हैं, तो इसलिए मुझे सबको लेकर चलना होता है। बात बाकी मैं बता चुका हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके देख सकते हो जल्दी। तो यहाँ पर कॉस थीटा आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको अब यहाँ पर ऊपर ध्यान से देखो क्या है, आपका साइन स्क्वायर थीटा -1 है। अगर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तब आपका काम चल जाता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ए करेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बन गया कि नहीं बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस चूंकि मैंने कॉमन लिया तभी जाके ये इस तरीके से बना है। तो बस अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। नीचे क्या था कॉस थीटा था, कॉस थीटा एक बार कट जाएगा तो क्या केवल बचेगा माइनस कॉस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये देख के समझ आ जाना चाहिए था इतना दूर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। और यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखे तो आप लोग एक बार मैं बोलूँगा कि आप लोग अपना मोबाइल का फुल स्क्रीन में कर लेना, फिर आपको क्लियर दिखेगा। क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चन जो आपका हिंदी में है वो पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या बोला है, एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करती है। तो तय की गई कुल दूरी इसकी औसत चाल क्या होगी। यानी आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा, तो औसत चाल पूछ रहा। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस यानी टी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पहले देख लो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है कार। तो पहले तो बोला 2.5 घंटा में वो 62 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से गाड़ी चलाया। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले निकाल लो 2.5 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना हो जाएगा 62 को डबल करो यानी 124 हो जाएगा 2 घंटा में, और आधा घंटा में 31, यानी ये कितना हो गया 155 हो गया यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया। प्लस फिर 1/4 घंटा के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से गाड़ी चलाया। यानी यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी 1 घंटा में मतलब 68 किलोमीटर हो जाएगा, और 1/4 यानी 68 का 1/4 कितना होगा 17, यानी 17 और 68 कितना हो जाएगा 85। और टोटल टाइम कितना लग रहा है 2.5 घंटा यहाँ लगा है, और यहाँ पर आपका 1.25 घंटा लगा, यानी टोटल कितना हो गया 3.75। तो इतना कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको यही चीज़ डायरेक्ट आपको लिखना था। ठीक है, क्योंकि बाद बाकी जितना भी कैलकुलेशन है वो आपके माइंड में ही इतना होना चाहिए। तो 155 और 85 कितना हो गया 240, यानी 240/3.75। पॉइंट का चिंता मत करो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर डबल जीरो लग जाएगा। 25 से काट दो, 25 चौके 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 से कम 25 और 15 से काट दो तो 15 कम 15 और 9, 15 6 90, यानी 16 गुना 4 64, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी। यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोनों का माप क्या होगा। तो कोई सर्कल है, इसको 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसका पूछ रहा है कि बताओ हर एक एंगल कितना एंगल का होगा, हर एक एंगल कितना का होगा, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो टोटल कितना का होता है 360 का होता है। 360 का अगर अब मेरा पूरा एंगल है जिसको 6 बराबर भाग में बांटा गया, तो एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5,871 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल, यानी कोई भी सामान अगर 5% का डिस्काउंट पे बिक रहा है
तो आप जानते हो सबसे पहले कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ में अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो हमेशा किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है, यानी मार्क प्राइस पर आपको हमेशा डिस्काउंट मिलता है। और हम लोग मार्क प्राइस को हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, 100% कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5% का छूट अगर आपको मिलकर सामान कितना मिला, 5,871 में मिला, यानी 100% मार्क प्राइस था, 5% का छूट मिल के यानी 95% में सामान आपको बेचा गया या फिर आप खरीदा गया है, जिसको भी जो भी कोई खरीदा होगा। तो इसका प्राइस आपको दे रखा है 5871। आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो सॉल्व कर लो। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 95 नीचे यानी इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व करो, आप 5 से काटोगे तो 19 बार में कट जाएगा, ये आपका 20 बार में कट जाएगा। 19 से काट दो, 19 तिया 57, 1 और 7, 1 और 7 तो हो 7 और 1 से 71, यानी 19 9 171, यानी 309 गुना 20, 0 9 2 18 3 2 6, यानी 6180। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला एक पिता और उसके पुत्र का आयु का योग 49 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5 और 2 है, तो 5 वर्ष के बाद पुत्र का आयु क्या होगी। तो ये हो गया फादर, ये हो गया सन, आपका दोनों का अनुपात दे रखा आयु का कितना, 5 और 2, ये 5 और ये 2, यानी टोटल रेशियो कितना हो गया, 7 रेशियो। अब यही 7 रेशियो किसके बराबर है, 49 वर्ष के बराबर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला गया था आपका पुत्र और पिता का योग कितना, 49 वर्ष है, तो 7 रेशियो 49 के बराबर है, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 साल के बराबर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ पिता आपका 35 साल का और पुत्र आपका 14 साल का है। आपसे पूछा था 5 साल बाद बेटे का उम्र क्या होगा, तो 14 में 5 जोड़ोगे 19, यानी करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से अब आप लोग। यहाँ पर क्या बोला, चार्ली एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है। बाद में वह पाता है कि यही स्टोर उसे बेड को ऑनलाइन में 15% के बाद 15,685 में बेच रहा था। तो स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है, निकटतम रूप में पूर्णकृत करें। बताओ। नॉर्मली आपसे क्या पूछा है, उनका मार्क प्राइस का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो चार्ली पहले तो जो बेड खरीदता है वो 22% के छूट के बाद खरीदता है, और अभी मैंने आपको बताया कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, यानी आपको 78% का वैल्यू दे रखा है कितना, 16,725। तो पहले क्या करो, 100% का वैल्यू निकालो। ठीक है, 100% वही मेरा क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, जब आपका ऑफलाइन खरीदा था तो जिसमें उसको 22% का छूट मिला था, तो 78 यानी 1% का वैल्यू इतना हो जाएगा, 100% का वैल्यू निकाल लो। तो मैं काटता हूँ, सॉल्व करना जल्दी। तो कितने बार मैं काटूँ पहले, 39 13 6 78, 13 से काटते हैं। तो 13 एकम मतलब 13 6 78, यानी 6 बार में कट जाएगा, 13 से डायरेक्ट काटते हैं हम लोग। तो 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, 3 और 7 37, यानी 13 2 26, 26 और 11 यानी 112, 13 8 104, 8 और 5 यानी 85, 13 6 78 यानी 1286, यानी पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, ये पूरा नहीं कट रहा है, 85 हो गया। तो 13 6 78, 78 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 7 बच गया, और 7 और 0 लगा दो, पॉइंट लगा देंगे, तो 13 पचे 65, यानी अप्रोक्स में आएगा 1286.5। ठीक है, फिर 6 से और काट देते हैं, तो 6 2 12, 6 कम 6 2 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 और 5 यानी 6 चौके 24, यानी 0.4 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब ये 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21440। क्लियर है सभी लोगों को, यानी मेरा जो मार्क प्राइस आया कितना आया, 21440, चूंकि अप्रोक्स में आ रहा है। ठीक है, पूरा कंप्लीटली नहीं, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी। तो 21440, मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल, यानी 21440 ये हो गया मार्क प्राइस, 100% का वैल्यू। अब दूसरा वाला क्या बोला था, ऑनलाइन में 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 85% का वैल्यू दे रखा है। 85% मतलब 15,685। अब 1% का वैल्यू क्या होगा, 85, और ये गुना कर दो 100, 100% का वैल्यू। अब सॉल्व करो, तो 5 से काटेंगे तो 17 एकम 17, मतलब 17 पचे 85 हो जाएगा, और 5 से काटोगे 20 बार में कट जाएगा। 17 से काटो फिर से, तो 17 9 153। ठीक है, 17 9 153, 3 और 8 38 है, यानी 17 2 34 हो जाएगा, 4 और 5 यानी फिर से आपका 17 2 34 ही होगा, 34। तो 34 कितना हो गया, 6 5 11, यानी 11 115, 115 यानी पॉइंट लग गया, 17 6 102, यानी ये भी हो गया 922.6 हो गया।
20 से गुना कर दो, 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 2 12, 6 6 2 12, 2 2 4 1 5 हो गया यहाँ पास आपका, 2 2 4 हो गया, 9 2 18 हो गया। ये हो गया 100% का वैल्यू। अब दोनों का ही मार्क प्राइस का आपसे डिफरेंस पूछा था, तो अब सॉल्व करो। 10 से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 13 से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 13 से 4 जाएगा क्या होगा 9 होगा, 10 से 8 जाएगा 2 होगा, या और 0 से मतलब 1 से 1 0, यानी आंसर क्या होना चाहिए 2988। ऑप्शन देखो कौन सा है, तो 2989 है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करना था, कंप्लीटली यहाँ पर आपसे डिवाइड नहीं हुआ था तो इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से अब आप लोग। अब यहाँ पर क्या बोला है, यदि आप इसमें से इसको घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो बता दो। यानी इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस व्हाट वुड यू गेट, बताओ जल्दी से। यानी आपको इसको इससे लेस करना है, तो किसी को भी पकड़ लो। पहला क्या है 5x², 5x², यहाँ पर क्या है -x², तो इसको लेस करोगे तो 5x² में से x² जाएगा तो कितना होगा 4x² बचेगा। ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग आपका कंफ्यूज हो जाए, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है कि 4 पहियों का परिधि आपको दे रखा है, ठीक है, 4 पहिया का परिधि आपको दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, वो एक साथ घूमना शुरू करता है, ठीक है, एक साथ आपका वो घूमता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी, और एक कंडीशन क्या दे रखा है, यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी हर चक्का जो है वो पूरा एक चक्कर लगाने तक में आपसे पूछ रहा है कि कम से कम मिनिमम कितना डिस्टेंस उन लोगों के द्वारा कवर होगा। तो बताओ, यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा परिधि कौन सा है 40 सेंटीमीटर है। तो जब जब चारों पहिया एक साथ आपका जब वो आपका घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये चक्का अगर घूमेगा पूरा एक चक्कर, तो ये भी घूम लेगा, ये भी घूम लेगा, ये भी घूम लेगा। तो इसलिए आप बोल दोगे कम से कम मिनिमम डिस्टेंस तो 40 सेंटीमीटर होगा ही होगा। बट आप एक चीज़ ध्यान दिए, यहाँ पर कंडीशन में क्या बोला था, यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है कब, जब आपका ये चारों एक पूरा कंप्लीट लगा के रुके, ठीक है, कंप्लीट लगा ले। ऐसा नहीं है कि ये एक चक्कर जब लगाया तो इसका एक चक्कर से ज़्यादा पे रुकेगा, इसका भी एक चक्कर से ज़्यादा पे रुकेगा, और हो सकता है इसका 2 चक्कर से ज़्यादा पे रुके। तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, प्रत्येक का पूरा कंप्लीट आपका एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नॉर्मली आपसे अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहे हो तो क्या करो, एलसीएम निकाल लो, मिनिमम डिस्टेंस वही आपको निकाल के देगा। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो आप चारों नंबर का मतलब चारों का परिधि का एलसीएम निकाल लो। तो बस यहाँ पर आप 16, 24, 32, 40 का एलसीएम निकालो, बताओ क्या होगा आंसर। यहाँ पर देखो सभी 8 का मल्टीपल है, यानी 8 2 3 4 और ये आपका 5 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 का तो 8 यहाँ पर रहने दो, देख लो कोई भी 8 का मल्टीपल तो ये नहीं दिख रहा है, यानी ये तो इसका आंसर कभी होगा नहीं। 2 3 4 5, यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 5, 4 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 गुना 8 कितना हो गया 480, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, बताओ। यहाँ पर ध्यान देना, बस बोर्ड मास का रूल को अच्छा से देखना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 7 3 10, 7 3 10, और ये क्या है 25 का ब्रैकेट में, ठीक है, 25 डिवाइडेड है, तो 10 मतलब क्या हो गया 2.5 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर, अब ये माइनस है, और 6 2 12, तो 12 हो गया। अब सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या हो गया 13 में से 12 जाएगा क्या होगा 1, और वो 1 यहाँ पर हो गया 2.5, यानी कितना हो गया 3.5, करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन में, हालांकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस इज क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट। बट हालांकि आंसर आपका जो, अगर मैं बात करूँ ये वाला आपका ऑफिशियल क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में, हालांकि क्वेश्चन गलत था सभी लोगों के लिए, यहाँ पर मैं बता दूँ आप थोड़ा सा इसको बनाना, तो यहाँ पर 1 1 लगा दो सब में, ठीक है, ऑप्शन में, यानी 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 15 दिन। अब आप इसको ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर निकल जाएगा।
क्वेश्चन में ठीक था बट ऑप्शन में मिसिंग था, इसलिए इसको गलत करार दिया गया था सभी लोगों के लिए उस समय। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है, तो ए अकेला कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा कर सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए आपका 20 दिन में काम कर ले रहा है और बी आपका 15 दिन में काम कर ले रहा है। टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। 60 का मतलब ये 3 काम कर पाएगा, ये 4 काम कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि बी 6 दिन काम करता है, तो बी अगर 6 दिन काम करेगा तो 4 काम कर सकता है एक दिन में, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 24 काम कर लेगा। टोटल काम कितना था, 60 काम था, तो 60 में से अगर आप 24 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 काम। अब यही 36 काम बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा, और ए आपका एक दिन में 3 काम कर पाता है, तो 36 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 12 दिन लगाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा मेरे ख्याल, मेरे मैं बोल रहा हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 दिन। तो ऑप्शन में 2, 4, 6 और 5 था, इसलिए 12 दिन, यानी आप एक एक मैंने बोला ना जोड़ लेने के लिए, तो 12 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा सिंपल सा, क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपसे पूछा है सरफेस एरिया क्यूब का, ठीक है, एक क्यूब आपको, क्यूब है ये आपका, इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो और साइड आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो बताओ क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो बताओ a², ए मतलब क्या, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा मेरा क्या दे रखा है, 4, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 6 96, यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहाँ पर क्या बोला है, उस राशि का 3 वर्षों के लिए 7% के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% के दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपये होगा, तो निकटतम रुपये में पूर्णकृत करें। यानी क्वेश्चन समझ गए, नॉर्मल सा क्या बोल रहे हैं कि उस राशि का, यानी उस प्रिंसिपल का 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जिसका सेम प्रिंसिपल का 3 साल के लिए 7% का रेट से साधारण ब्याज 18,900 रुपये होता है। तो आपसे पूछना चाह रहा है, बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रेट होगा, मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा टोटल, वो आपको अमाउंट में आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा। तो बस अब जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अगर आपको पता है, देखो अगर आपको पता है कि 3 साल के लिए 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मेरी बात को समझना, 3 साल के लिए 7% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो साधारण ब्याज में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है, 21% लगेगा, लगेगा ना। और यही 21% आपको दे रखा है 18,900 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को। आपसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो 3 साल के लिए 7% का अगर आप ब्याज दर से अगर मैं बात करोगे तो 3 साल के लिए अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो टोटल कितना होता है बताओ। तो टोटल होता है 22.5 समथिंग, ठीक है, 22.5 समथिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप याद रखते हो जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं तो आपका बहुत आसान होगा सॉल्व करने में। अगर आपको थोड़ा देर के लिए अगर नहीं भी पता होता तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, तो कोई बड़ा बात नहीं था, मैं आपको सब कुछ निकालना भी सिखाया हूँ। अगर मैं बात करूँ 3 साल के लिए अगर आपको निकालना है तो सक्सेसिव का मदद से आप निकाल सकते हो, 7 7 7, तीनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो 7 14 21, 21 तो होगा ही होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 7 49, 49 गुना 3 147, 147 बटा 100 यानी प्लस 1.47, प्लस 7 गुना 7 गुना 7, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ सक्सेसिव, तीनों का डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ सक्सेसिव, ठीक है। तो 7 गुना 7 गुना 7 यानी 343 बटा 10,000, यानी क्या हो गया 0.0343। यही टोटल 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यही चीज़ को जब आप काउंट करोगे तो 22.5 समथिंग आपका आएगा। तो ये जब आपसे अप्रॉक्स में पूछना चाह रहा था तो आप भी अप्रॉक्स में इसको डील कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। तो मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 21% जो आपका साधारण ब्याज था, जो कि आपको दे रखा था कितना, 18,900 के बराबर था। आपसे सिंपली क्या पूछ रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था कि 22.5% का वैल्यू बताओ। तो बताओ 1% का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे आसानी से। 1% का वैल्यू क्या होगा, देखो ना, केवल 1.5% तो ज़्यादा आपसे पूछना चाह रहा है, 1.5% का वैल्यू निकाल दो और जोड़ दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 से अगर आप इसको डायरेक्ट से काटना चाहो तो 21 से कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू आ गया 900। समझना मेरी बात को, 1% का वैल्यू आ गया 900, तो 1.5% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 450 और ऐड कर दो यानी 1350। अब यही 1350 अगर आप इस अमाउंट में जोड़ दोगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा अप्रॉक्स में। कौन आपसे पूछ रहा पूरा एग्जैक्टली, तो मैं इसको हटाता हूँ।
तो यहाँ पर क्या है 18900135 तो 0 5 9 3 12 8 9 10 20250। आंसर देखो कोई भी ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अप्रॉक्स में 4 का कमी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब आपका ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। यहाँ आपसे दे रखा है 10a प्लस कॉट ए अगर 2 है तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ना 10a प्लस कॉट ए आपको 2 दे रखा है, आपसे स्क्वायर के फॉर्मेट में आपसे केवल पूछना चाह रहा है। अगर मैं दोनों जगह अगर इन दोनों में अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड तो मेरा क्या निकल के आएगा, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का अगर मैं दोनों जगह अगर स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 2 10 इंटू कॉट। 10 इंटू कॉट का प्रोडक्ट आप जानते हो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, 10 कॉट कट जाएगा यानी 2 का 2 हो गया और यहाँ पर क्या होगा 2 का 4 हो गया, यानी यही 2 जब आपका फिर वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 से 2 जाएगा 2, तो इतना का तो ही आपसे वैल्यू पूछा था ना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है कि जीव, ठीक है, जीव को उसके परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसके 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 होता, तो वह उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 492 अंक वो प्राप्त करता है, 12 अंक अगर और जोड़ता यानी 12 अंकों को अगर हम और जोड़ दें यानी 2 2 4 504, यही 504 मार्क्स आपका 84% के बराबर होता, क्योंकि यही तो बोला है ना 12 अंक अगर उसको और मिलता तो उसका प्रतिशत 84% होता। तो 84% अगर ये आपका 84% अगर 504 नंबर के बराबर है तो आपसे क्या पूछा था, उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, तो 100% का वैल्यू पूछा था, यही तो पूछा था। तो मैं हटाता हूँ इसको, यानी यही 84% आपका कितने के बराबर था, 2 2 4 504 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू निकाल लो। तो 84 यहाँ गया तो 100% का वैल्यू निकाल लो। तो बस 12 सत्ते काट सकते हो या फिर डायरेक्ट ही काट सकते थे, 6 बार में तो ही कट जा रहा है ना, तो 6 से पूरा डायरेक्ट काट दो, 6 गुना 100 600, यानी 600 मार्क्स का पेपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है 22 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगीचा बनाया गया। वह बगीचे के केंद्र में खेल के मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग है। बना हुआ वृत्ताकार रिंग घास द्वारा ढके जाने के लिए कहा गया है, तो इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से। ये हो गया आपका एक 22 मीटर का सर्कल, ठीक है, 22 मीटर का, जिसका आपको डायमीटर दे रखा है ना, व्यास क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर आपको दे रखा है 22 मीटर का। अब उसके अंदर एक बगीचा है फिर से, जिसका बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये हो गया 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला, और ये जो हो गया आपका टोटल 22 मीटर का डायमीटर है, तो यानी आपका रेडियस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। ठीक है, और ये 4 मीटर का त्रिज्या ही था। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका एरिया बताओ, ये वाला का एरिया बताओ। तो ये वाला का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर ये मैं कंप्लीट अगर इसका एरिया निकाल दूँ और फिर इसका भी कंप्लीट एरिया निकाल दूँ तो दोनों को अगर मैं इसमें से लेस करूँगा तो यही वाला एरिया बचेगा ना मेरे पास। तो बस, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ अगर मैं बड़ा वाला जो सर्कल अगर उसका रेडियस में अगर कैपिटल आर लेता हूँ तो कैपिटल आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर एरिया, और छोटे वाले का रेडियस में स्मॉल आर लेता हूँ तो पाई आर स्क्वायर। तो बस ये चीज़ सॉल्व करना था, ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो मैं इसको फिलहाल हटाता हूँ, तो पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7, तो 22/7 यहाँ हो गया, और इसका क्या हो गया 11, 11 में 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121 माइनस, और यहाँ से हो गया आपका 4, यानी 4 का मतलब 16। अब इसको डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, खैर कोई बात नहीं। 121 यानी 105, 105/7, 7 से काटोगे कितने बार में कट जाएगा 35, 35 बार में कटेगा नहीं है 15 में ना, 15, तो 15 गुना 22, तो 15 2 30 और 15 2 30 33, यानी 330 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला 13/55 को दशमलव में बदलिए, यानी आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो 13/55 है, तो 13/55 है, आप देख रहे हो 13 को 55 से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो पहले 0.1 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा आपका।
55 को काटते हैं तो 55 दुए 110, 110 मतलब 20 बच गया आपका, यानी 2 टाइम्स तो आपका ये कट चुका है, यानी 0.2 ऑप्शन भी देखते चलेंगे तो 0.2 आपका सभी में है। अब आगे देखो फिर एक जीरो लग जाएगा, फिर आप बताओ 55 तिये, ठीक है 55 तिये आपका कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, और फिर 55 चौके 220, यानी चौके तो होगा ही नहीं, तो यानी 55 तिये में काम चल जाएगा, कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, चूंकि आपको जरूरत नहीं है तो बस तो 0.23, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा गया था, आप लोग इसको एक बार देख के ट्राई करो। हालांकि क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखना भूल गया, बट मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअली में यहाँ पर दिया क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको कुछ सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को, यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर को, ठीक है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उसको किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था, ठीक है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या को जीरो को छोड़कर, यानी जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछना चाह रहा था। तो अब आप बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, दो होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, दो होता है। तो बस अब वही बोल रहा है कि दो को अगर मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर में करते हैं जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो को अगर मल्टीप्लाई दो का मल्टीप्लाई अगर जीरो से करेंगे तो जीरो बन जाएगा, तो फिर कुछ हुआ नहीं आपका। तो वही पूछ रहा है अगर जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा, हमेशा शून्य, हमेशा एक, हमेशा सम संख्या, हमेशा विषम संख्या। बात समझ रहे हो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, दो का मल्टीप्लाई, अगर दो आपका इवन नंबर, किसी भी अगर इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो चाहे ऑड में करो या इवन में करो, हमेशा नंबर क्या होगा, इवन ही होगा, यानी हमेशा सम संख्या मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यानी स्पीड पूछा है मीटर पर सेकंड में। स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 435 डिस्टेंस कवर कर रहा है किलोमीटर का, कितने समय में कर रहा है, 2.5 घंटे में कर रहा है, यानी 2.5 घंटे में करेगा। तो ये मेरा क्या आएगा, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। आपसे पूछा था मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपका 5/18 से, और जस्ट अगर आपसे पूछे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना तो 18/5 से गुना करते हैं, तो 5/18 आप सॉल्व करो, 5 से काटोगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 मतलब 1/2, 2 मतलब ऊपर, 2 से काटोगे 9 बार में, 9 से आप डायरेक्ट काट दो, तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 7/75, यानी 9 8 72, 72 यानी 3/9 क्या होता है 1/3, 1/3 क्या होता है 0.33, यानी 48.3 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारी XYZ के क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होते हैं तो वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। बताओ अगर देखो किस अनुपात में बढ़ रहे उन लोगों के बीच में पैसा, 1/3, 1/2 और 1/6, यानी ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, 1/3, 1/2 और 1/6। तो इस अनुपात में उन लोगों के बीच में पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट जो भी है। आपको दे रखा था यदि z का हिस्सा में कितना आ रहा, 1,76,802, तो आपसे y के बारे पूछा है, तो आप नॉर्मली समझ सकते हो अगर 1/3, 1/2 और 1/6, यानी 3 2 6, एलसीएम क्या होगा 12, 12 से मैं तीनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको 4 मिलेगा तो इसको 6 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। बात समझ गए, यानी इसी अनुपात में पैसे बांटे गए हैं। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था जेड का हिस्सा, यानी मैं कह सकता हूँ ये 2 का वैल्यू आपको दे रखा था 1,76,802, और आपसे पूछ लिया y का वैल्यू, यानी 6 का वैल्यू पूछ लिया। तो देखो 2 का वैल्यू अगर इतना है तो 6 का वैल्यू निकालना, यानी 3 गुना इसका ज़्यादा है तो 3 गुना इसको आप कर सकते हो, यानी 3 2 6। ऑप्शन अगर आप देखोगे यूनिट डिजिट में तो खुद ही पता चल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था सरल कीजिए, यानी इसको सिंप्लीफाई करना था डायरेक्ट, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा।
बत्तीस, बत्तीस जल्दी बताओ आप लोग। 32 मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 × 2 लिख सकता हूँ। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 2 लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पर 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 × 2 लिख सकता हूँ। और ये आपका प्लस 8, 8 को मैं कैसे लिखता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ। अब इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सब क्या है, अंडर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको निकालना है। तो देखो ये 16 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ये चीज़ था 4√2। ये क्या हो जाएगा, 3√2। यही करना चाह रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा, 5√2, ये भी निकल जाएगा 5, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2√2। अब देखो 4 से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे आपका प्लस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 से 3 जाएगा क्योंकि दोनों का क्या है, 4√2 और 3√2। 4 से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ केवल √2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यानी 7√2 हो जाएगा। √2 कैंसिल हो गया, यानी 1/7 केवल बचेगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा है, बाद बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, बाद बाकी कुछ नहीं है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। देखता हूँ मैं किसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत कम लोग पूरा वीडियो मेरा शायद देखते होंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों का मुझे लगता है कुछ खास नहीं है, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। तो मैं इतना ही केवल बोलना चाहता हूँ कि देखो मैं जो चीज़ आपको करा रहा हूँ ना, वो पूरे एग्जाम के रिलेवेंट में ही करा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपना मन से जो भी करा रहा हूँ। और मुझे पता है पूरा क्लियरली, मैं पूरा जान रहा हूँ कि इससे कुछ बाहर जाएगा ही नहीं। अब आपके ऊपर है कि आपको जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। क्योंकि मैं बोलता हूँ केवल जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अलग अलग चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करो, जो चीज़ पढ़ चुके हो उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, तरह तरह से प्रैक्टिस करो, अलग अलग तरीक़े से, ताकि आपको बेनिफिट मिले एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करो जल्दी से अब आप लोग। यहाँ पर बोला आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों में के एक सेट 11 12 14 15 x+1 x+3 और 20 23 25 27 का मध्यिका 17 है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी क्या बोल रहा है कि ये आपको कोई आपका जो सीरीज है मीडियन, मतलब आपको क्या मीडियन ऑफ एन अरेंज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको पहले से आपको क्या बोला, ये आपका एक आरोही क्रम में अरेंज है, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित आपका ये पहले से है। अब इसका क्या बोला, इसका मध्यिका 17 आपको बता दिया है, तो x का मान आपसे केवल पूछ रहा। तो आप जानते हो मध्यिका कैसे निकालते हो। अगर मैं आपको कोई 4 नंबर देता हूँ, जैसे कि कोई नंबर दे रहा हूँ 4 6 8 9 और एक और नंबर ले लेता हूँ जैसे 12, ये कोई भी 5 नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ मध्यिका निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में करते हो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पहले पहले इसको अरेंज करते हो। उसके बाद देखो फॉर्मूला भी होता है, बट मैं फॉर्मूला से हटाओ यार, फॉर्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है। मध्यिका निकालना यानी बीच वाला नंबर ही मध्यिका कहलाता है, तो बस। तो यहाँ अगर आपका 5 नंबर है, तो बीच वाला नंबर ही मध्यिका कहलाता है। याद रखिए, बीच वाला ही नंबर आपका मध्यिका कहलाता है। तो 5 नंबर में अगर आपको मैं बीच वाला नंबर की बात करूं, तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। यहाँ से 2 नंबर हट गया, यहाँ से 2 नंबर हट गया, तो 8 होगा। तो यहाँ पर मेरा जो नंबर था वो विषम संख्या में नंबर था, यानी टोटल यहाँ पर क्या था, 5 नंबर था। तो आप आसानी से 2 नंबर यहाँ हटा दिए, 2 नंबर यहाँ हटा दिए, ये तो क्लियर हो गया। बट अगर अगर ये नंबर, अगर सपोज दैट ये 12 नंबर अगर ये नहीं होता, यानी टोटल आपका सम संख्या में नंबर होता है, यानी टोटल 4 नंबर होते हैं, तब मेरा मध्यिका कौन सा होता है। तो आपका बीच में नंबर कौन कौन सा रह जाता है, एक नंबर यहाँ से हटाते, एक नंबर यहाँ से हटाते, तो केवल बीच में 2 नंबर फिर हो जाता। इसका बीच आपको समझ नहीं आता, तो फिर क्या करते, दोनों का औसत निकाल लेते। यानी 8 6 14, 14 का औसत मतलब 14 को 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 7। यानी तब मेरा मध्यिका क्या कहलाता, 7 कहलाता। ये चीज़ समझ रहे हो। तो वही क्वेश्चन में पहले से ही आपको नंबर जो है वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है, आरोही क्रम में पहले से दे रखा है। और याद रखिएगा मध्यिका जो मैंने बताया वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब ये नंबर अरेंज आपका पहले से है, तो मैं डायरेक्ट से बनाता हूँ। टोटल यहाँ पर कितने नंबर है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर है। और अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, सम संख्या में नंबर है, तो 4 नंबर यहाँ से हटा दो और बाद से 4 नंबर यहाँ से हटा दो, यानी बचा हुआ बीच का 2 नंबर ही आपका उसी का मध्यिका निकालेंगे, यानी औसत में निकालेंगे। तो देख लो ना, बीच में आप ध्यान से देख लो, 3 4 नंबर अगर यहाँ से हटाओगे, ये आपका 4 नंबर अगर आप यहाँ से हटा दो और यहाँ से 4 नंबर हटा दो, तो बीच में नंबर क्या बचेगा, x+1 और x+3, यही तो बचेगा। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस अब सॉल्व करो, यानी x+1 + x+3,
इसी का औसत। और यही चीज़ आपको दे रखा था क्वेश्चन में, क्या, मध्यिका। मध्यिका आपको 17 दे रखा था, यानी यही चीज़ आपको 17 दे रखा था। तो बस एक्स का वैल्यू निकालना, यानी 17 तो क्या हो गया 34 हो गया। यहाँ क्या हो गया 3 3 4 हो गया, यानी आपका क्या हो जाएगा 3 3 4। अब ये 4 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 30, यानी 2x 30 के बराबर होगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या आएगा 15, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5 और 3 है। यदि कक्षा में कुल क्षमता 48 थी तो कुल क्षमता 48 थी और 16.67% लड़कियों का अनुपस्थिति थी, तो उपस्थिति लड़कियों का संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ। अब ये हो गया गर्ल्स, ये हो गया बॉयज़। ठीक है, कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात और लड़कों का अनुपात दे रखा है, यानी गर्ल्स आपका 5 है और बॉयज़ आपका 3 है। टोटल कितना बोला क्लास में आपका क्षमता है, यानी टोटल क्लास में कितने 48 लोग हैं, यानी मैं कह सकता हूँ 5 3 8, यानी 8 रेशियो 48 के बराबर है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ टोटल क्लास में कितने गर्ल्स की कैपेसिटी है 6 5 30, यानी 30, और बॉयज़ आपका 18 है। ये क्लास में जो टोटल स्टूडेंट है उसका ये आपका ये है, टोटल क्लास में आपका 30 गर्ल्स है पढ़ती है और 18 बॉयज़ पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया था आगे में कि अगर 16.67% लड़कियों की अनुपस्थिति रहती है, यानी जो 16.67% गर्ल्स आपका एब्सेंट है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ 16.67% गर्ल्स अगर एब्सेंट है तो प्रेजेंट गर्ल्स का नंबर पूछा है कि कितने प्रेजेंट है, तो 16.67% यानी कितना हो गया 1/6। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू में अगर मैं बात करूँ तो 1/6 आपका क्या गर्ल्स आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी 16.67% तो एब्सेंट है ना, तो 1/6 आपका एब्सेंट है, यानी टोटल अगर 6 गर्ल्स में एक आपका एब्सेंट है, तो आप समझ सकते हो अगर ये 6 गर्ल्स मतलब 30 के बराबर होगा तो एक का मतलब क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, यानी 5 गर्ल्स आपका एब्सेंट है, यानी प्रेजेंट कितना होगी 25 होगी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% के दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। यानी आपसे 2 साल का अंतर पूछ रहा है एसआई और सीआई का। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन तो पूरा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आना है मतलब आना है। आप किसके शिफ्ट में आएगा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन सब में आता है सीआई एसआई में, और लोग खामा खा बहुत डरते हैं सीआई एसआई से और सोचते हैं उनको बहुत हाई लेवल तक का सीआई एसआई आएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपसे अंतर पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7.5% का है। अब मेरी बात को समझना, 2 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7.5% का है तो आप आसानी से कैलकुलेट करना जानते हो। अभी जो मैंने आपको बताया अगर 7.5% का साधारण ब्याज अगर जोड़ेंगे 2 साल के लिए तो कितना होगा 15% होगा। अगर वही हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सक्सेसिव से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 7.5 कितना हो गया 15, और 7.5 गुना 7.5/100 यानी 75 का अगर आप स्क्वायर भी जानते हो तो कितना हो जाएगा आपका 75 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर 5625, यानी 5625, और पॉइंट था ध्यान दीजिएगा पॉइंट था, यानी आपका बटा 100 यानी 0.5625। यही रेट ऑफ परसेंट का अंतर आपको निकालना था केवल, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये आपको बस इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो डिफरेंस है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप जोड़ोगे तो 15.5625% होगा। तो आपसे 2 साल का अंतर पूछा था तो 2 साल का आप निकाल सकते हो, यानी केवल 0.5625% का अंतर निकाल दो। और आपको दे रखा था क्या, ये प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है, तो बस इसी प्रिंसिपल का 0.5625% निकाल दो। मैं हटाता हूँ इसको, फिलहाल समझना, मैं इसको हटाता हूँ 0.5625। अब देखो इसको भी समझो, पूरा निकालने की जरूरत है ही नहीं, 0.5, ठीक है 0.5625%, मतलब समझ रहे हो आधा परसेंट का केवल डिफरेंस है। आधा परसेंट मतलब समझ लो अप्रॉक्स, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर मेरा प्रिंसिपल आपका 23465 है तो 1% कितना होगा, आप ही मुझे बताओ 1% कितना होगा 234 होगा कि नहीं होगा 234 समथिंग, तो आधा परसेंट कितना होगा 132 के ही अप्रॉक्स में होगा ना। तो बस आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बात खत्म। उतना फॉर्मूला सब कितने आप याद करोगे, PR² मतलब PR² डिवाइडेड बाई 100 × 100 फॉर्मूला है, बट जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली समझोगे तो बना लोगे। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीका से आपका डिस्क्रिपेंसी इसको मतलब ये इग्नोर कर दिया गया था हालांकि, बट इसका आंसर आप मिल जाएगा आप अगर इसको बनाओगे तो। ठीक है,
मैंने फिर भी आपको दिखा दिया, ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन है हिंदी में। यहाँ पर आपको ए बी का वैल्यू निकालना था, तो आप देख सकते हो a माइनस बी 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 31, ए बी का मान पूछा है। तो देखो अलजेब्रा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, कुछ अलग नहीं है। तो ए बी का आपको निकालना है, तो आप इस डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ए माइनस बी दोनों जगह आप क्या करो स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, इतना का वैल्यू दे रखा 31, इतना का वैल्यू क्या दे रखा 31। अब ये वाला को अगर मैं वहाँ लेकर चल जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 25 को मैं यहाँ उठा के ले आता हूँ, तो 2ab, 31 में से 25 जाएगा 6, तो 6 इक्वल टू 2ab, 2 से काट दोगे तो 3, यानी ए बी का प्रोडक्ट कितना होगा 3, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला है कि एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है, जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन के बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए, बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिनों के पोषण के लिए दाल पर्याप्त है। तो देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइम एंड का क्वेश्चन है, केवल आपको घुमा दिया गया है। आप लोगों ने उस टाइप का क्वेश्चन बनाया होगा कैंप वाला, जहाँ पर इतने लोगों के लिए इतने दिन के लिए खाना चलता है, बस उसी टाइप का तो क्वेश्चन है, केवल हल्का घुमा दिया गया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्कूल कैंटीन में 3200 केजी दाल है, जो कि 1200 बच्चों के लिए 20 दिन के लिए खुराक है। अब देखो ये 3200 केजी का दाल का कोई यूज़ था क्या? एकदम भी यूज़ नहीं था, क्योंकि ये तो आपको केवल बता दिया है कि 3200 केजी दाल है, चाहे 4000 दाल केजी हो, 10,000 केजी हो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपसे पूछा क्या था, यही 3200 केजी दाल 1200 बच्चों के लिए 20 दिन के लिए था, मगर 6 दिन के बाद 180 बच्चे छोड़कर चले गए। तो आपसे पूछा है कि अब बताओ बचे हुए बच्चों के लिए कितना दिन और एक्स्ट्रा चलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। तो बस M1 D1 आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो, अब आपको पता है कि ये जो दाल है वो 20 दिन के लिए था, 1200 बच्चों के लिए, मगर 6 दिन तक तो ठीक ठाक आपका हुआ, मगर 6 दिन के बाद 180 बच्चा छोड़कर चले गए। तो मेरी बात को समझना, यानी 6 दिन को मैं पहले से ही लेस कर लेता हूँ, यानी मैं मान के चलता हूँ ये जो 1200 जो बच्चे हैं, अब उन लोगों के लिए 14 दिनों के लिए दाल आपका बच गया, क्योंकि 20 दिन में 6 दिन तक तो ठीक ठाक था ना, तो 6 दिन मैं पहले से ही लेस कर लेता हूँ, यानी इतने बच्चों के लिए इतना दिन आपका चलना है, इक्वल टू M1 इंटू D1 हो गया लगभग। अब यहाँ पर 180 बच्चे छोड़कर चले गए, यानी कितने बच गए आपके स्कूल में, 120, 1020 बच्चे आपके रह गए। अब ये लोग x दिन तक आपका चलाएंगे दाल को, तो बस यही आप निकाल लो, यही तो क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना था, यानी 1020 आपका आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको और कुछ सॉल्व करना तो कर सकते हो, तो 2 से काटोगे तो ये 7 बार में 7 2 14 हो जाएगा, ये 5 और 1 51 हो जाएगा, यानी 12 गुना 7 कितना हो गया, 1200 तो 84, यानी 840/51 हो गया, इक्वल टू x हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में कितना आएगा देख लो, तो 50 में अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर 50 अगर इसको अप्रॉक्स मानते हो तो 17 पचे 85 हो रहा, चूंकि 17 भी नहीं होगा क्योंकि अब मैंने 50 माना है, यानी नंबर थोड़ा सा और कम होगा, यानी कौन सा हो जाएगा 16.5 होगा, डायरेक्ट दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला है एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में कराने का काम लेती है। 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई को काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। तो ये भी M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट है, केवल 2 ही 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत का सफाई 25 दिनों में काम कराने का ठेका लेता है। ठीक है, अब समझना 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, फिर से उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 दिन तक तो ठीक ठाक था सबका, 10 दिन तक तो काम पूरा बराबर हुआ है ना, तो मैं मान के चलता हूं कि यही 42 जो सफाई कर्मचारी है, अगर वो ठीक समय पर काम करते तो आपका 10 दिन काम करने के बाद मतलब यानी 15 दिन तक में भी पूरा काम खत्म कर लेते ना। अब आपको क्या बोला था, 12 सफाई कर्मचारी काम छोड़कर चले गए, यानी 42 में से अब आपका कितने कर्मचारी रह गए, 30 कर्मचारी रह गए। और आपको क्या बोला था, काम को 10 दिन में समाप्त किया जाना है। ठीक है, काम को 10 दिन में आपका समाप्त किया जाना, तो और कितने एक्स्ट्रा लगेंगे। तो देखो काम को 10 दिन में समाप्त किया जाना, यानी आप मैं कह सकता हूं जो
10 यानी सॉरी 12 कर्मचारी जो छोड़कर गया था, तो 30 आपका कर्मचारी बच गया। अब इसी 30 में कुछ आदमी आपके ऐड होंगे, मुझे नहीं पता कितने ऐड होंगे, मगर आपको बोल रखा है कि 10 दिन में काम को आप समाप्त भी करना है, यानी ऑन टाइम आपको काम को खत्म करना है। तो 30 + x करके इंटू 10 हो जाएगा। सॉल्व करो, 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे ये 3 बार में कट जाएगा, और कट रहा तो काट दो 3, ठीक है 2 से काट दो ये 21 बार में कट जाएगा, यानी 21 गुना 3 कितना हो गया, 63 हो गया। 63 = 30 + x, ये 30 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 33 हो जाएगा। यानी 33 आदमी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम टाइम पर खत्म होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिसे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमश 4 और 5 बच जाता है। तो क्या बच रहा है, 4 और 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो देखो 4 और 5 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब 4 और 5 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो मैं पहले से ही 1250 में 4 रिमाइंडर मतलब 4 घटा देता हूँ, यानी क्या जाएगा 1246 हो गया। 5 बच रहा है यानी 1610 हो गया। तो बस आपसे पूछा था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड रिमाइंडर कितना 4 और 5, तो मैंने पहले से 4 घटा लिया और इसमें से 5 घटा लिया, यानी अब आपका जो भी होगा रिमाइंडर क्या होगा, खत्म होगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो बस देख लो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन का हेल्प आप यहाँ पर आसानी से ले सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है 13, तो 13 क्या मतलब 13 आपका 1 2 4 6 को डिवाइड कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, यानी 13 आपका होगा नहीं। 14 मतलब क्या होता है 7 × 2, तो 7 से आप डायरेक्ट देख सकते हो 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 7 एकम 7 7 एक सेकंड 6 7 8 यानी 18 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं 3 का मल्टीपल चेक कर ले रहा हूँ। 14 का अगर देखेंगे तो 7 एकम 7 और 5 54, तो 7 7 49 मतलब आपका 5 और 6, यानी ये तो है 7 का मल्टीपल, और ये भी है 7 2 14 यानी 7 ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है यानी 14 का भी मल्टीपल होगा। तो एचसीएफ आपका 14, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है कि जॉन ने एक लॉटरी जीती जिसमें सरकार ने 35% टैक्स काट लिया और 7/8वें भाग जॉन को तथा शेष टिकट विक्रेता को अदा किया। यदि टिकट विक्रेता को 22,343.75 प्राप्त हुए तो लॉटरी का राशि क्या थी, तो बता दो जल्दी से। अब देखो सरकार 35% अगर टैक्स काट ले रहा है तो बचा कितना 65%। अब यही 65% में आपका क्या किया गया, जॉन को 7/8वां भाग दिया और बचा राशि टिकट विक्रेता को दे दिया, जिसमें से आपको दे रखा 22,343.75, यानी मैं कह सकता हूँ 7/8 अगर जॉन को मिला है तो बचा 1/8 भाग किसको मिलेगा, लॉटरी विक्रेता को मिलेगा। यानी टोटल 8 में से 7 जॉन को और 1 आपका किसको मिला, विक्रेता को, और इसी का आपको दे रखा है 22,343.75 दे रखा है। यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 8 का वैल्यू निकाल सकते हो, टोटल 65% का मतलब वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 8 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 × 5 = 40, 40 मतलब 0, ठीक है, पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, 0 4 कैरी, 8 7 56, 56 और 4 60, यानी फिर से खत्म, 8 3 24, 24 6 30, 3 8 3 8 छक्के 32, 32 3 35 और 3 8 3 24 3 27, 2 8 2 16 2 18 8 2 16 2 17, यानी कितना हो गया 1,78,750 हो गया। ये हो गया 65% का वैल्यू। अब आपको 100% का वैल्यू निकालना था, क्योंकि आपसे टोटल लॉटरी का पूरा कीमत पूछा कितना का था लॉटरी, तो बस 100% का वैल्यू निकाल लो। 5 से काटेंगे 13 × 5 = 65, 5 से काट देंगे 20 बार में कट जाएगा। अब 13 से इसको कंप्लीट काटते हैं तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 4 और 48 यानी 13 3 39, 9 और 7 यानी 13 7 91, 91 मतलब 6 और 5 यानी 65, 13 13 5 = 65 यानी 13,750 × 20। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 27,500, चूँकि एक और जीरो है, यानी 2,75,000 का लॉटरी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हो, देखो सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर मैं हल्का बता देता हूँ ये किस तरीके से लिखा हुआ है। ये देखो बीच में डिवाइड है। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी अगर एक नंबर है, मान लो उसके पावर में कुछ भी आपका हो m और फिर उसके भी पावर में n है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पावर वाला चीज़ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a × m × n, ये आप जानते हो ना। बस इसका कॉन्सेप्ट आपका यहाँ थोड़ा यूज़ होने वाला है। और एक चीज़ और, जैसे कि अगर a के पावर में अगर कुछ नंबर है m और फिर डिवाइडेड में कुछ भी हो a के पावर में समथिंग n, तो ये क्या होता है, a
के पावर में क्या हो जाएगा m माइनस एन, क्योंकि जो भी होता है लेस हो जाता है, ये जानते हो ना। बस आपका इसी का यूज़ करके यहाँ पर बनाना है। अब ध्यान से क्वेश्चन आप खुद पढ़ के बना सकते हो। फिलहाल मैं हल्का करके दिखा देता हूँ, बाद बाकी आप आंसर मुझे खुद बताना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x के पावर में 4 है और इसका ये है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x के पावर में क्या आ जाएगा 4 3 12 और 4 2 8a इंटू एक्स के पावर में क्या 2a प्लस 1 और a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा x, यहाँ पर 3 2 6a और -10 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर आपका x के बाद फिर क्या है a प्लस 1 और 2a माइनस 1 है। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 2a और -1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक चीज़ आप ये भी जानते होंगे कि अगर नीचे का बेस अगर मेरा सेम होता है तो ऊपर का पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो बस इसी का मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताना फिलहाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल। नेक्स्ट और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो जल्दी से बताओ फिलहाल इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, बता दो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि n कोई एक होल नंबर है, जब इसको 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 4 बच रहा, 4 बच रहा है ना। तो जब हम 6 से इसको विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है 4 बच रहा है। अब आपको वही बोल रहा है कि अगर ये जो नंबर n था अगर उसका 2 टाइम्स कर दें और फिर उसके बाद 6 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन में बस पूछना चाह रहा है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो आप सिंपली समझ सकते हो कि ये n मेरा कौन सा नंबर होगा मुझे नहीं पता, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम कौन सा नंबर हो सकता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि n मेरा कौन सा नंबर आपका हो सकता है, क्योंकि अगर n का जो भी वैल्यू होगा एग्जैक्टली उसके मल्टीपल में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर में अगर 6 से भाग करोगे ना तो आपका रिमाइंडर हमेशा एक हर केस में सेम ही आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो सकता है मुझे बताओ। अगर कोई नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो और वो नंबर आपका शेष कितना बच रहा है 4 बच रहा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 10 होगा। तभी तो 10 को अगर आप 6 से भाग दोगे 6 कम 6 तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 4 बच रहा है, यानी जो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 10 ही होगा। समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे छोटा नंबर क्या होगा 10 ही हो सकता है। तो बस अब 10 में आप मान के बना सकते हो क्वेश्चन को। अब क्या बोला था 2n, यानी n का वैल्यू सबसे छोटा क्या था 10 है, तो 10 को आप 2 टाइम्स कर लो तो 10 गुना 2 कितना हो गया 20। अब यही 20 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6 3 18, यानी रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मेरा इसी के साथ आज का मेरा ये भी खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और मैं एक चीज़ फिर से जाते जाते मैं यही बात बोलूँगा, प्रैक्टिस करो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ऐसा चीज़ का प्रैक्टिस करना जिसका आपका एग्ज़ाम से लेना देना हो, वरना ऐसा चीज़ का प्रैक्टिस अगर आप करते हो जिसका आपका एग्ज़ाम से दूर दूर तक लेना देना नहीं है तो फिर आप कुछ गलत प्रैक्टिस करो, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।